वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेस। आज मैं आपके लिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें कई तरह के सिचुएशन या कई तरह के मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर। इस जानकारी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या के बाद परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या फिर इसी में आपको पढ़ना है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक, इंटीजर, और उसके बाद आपका जितना भी हो गया नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, सबका डिटेल इसमें हम लोग जानेंगे। और जानने के साथ ही आपका एक ही वीडियो से आपका पूरा जो रियल नंबर जो होता है वो क्लियरलिटी से आपको समझ में आ जाएगा। और समझने के साथ साथ आपका इस चैप्टर से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम 10th में पूछा जाता है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें पढ़ना हम लोग को क्या है। जैसे ये देखिए आपका एक स्लाइड बना हुआ है, इसका वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या का आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि वास्तविक संख्या को दो टर्म में बांट दिया गया है, जिसमें से एक आपका परिमेय संख्या और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या का दो डिटेल है, एक वास्तविक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इसी परिमेय संख्या को तीन टर्मों में विभाजित कर दिया गया है। परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है, एक आपका प्राकृत संख्या है, दूसरा आपका पूर्ण संख्या और तीसरा आपका पूर्णांक संख्या है। और इस पूर्णांक के अंतर्गत ही हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या का भी जानकारी लेंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या की जानकारी लेते ही आपका पूरा का पूरा परिमेय संख्या का डिटेल इसमें हम लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक आपका आता है अपरिमेय संख्या, जिसको आयरेशनल नंबर भी बोला जाता है। तो अपरिमेय संख्या का जानकारी भी इसी वीडियो में हम लोग लेंगे। अर्थात यहाँ पर आपका क्या क्लियरिटी हो गया है कि वास्तविक संख्या जो होता है कितने टर्म में बटा होता है, तो आपका दो टर्म में बटा होता है, जिसमें से एक आपका परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या जिसको आयरेशनल नंबर कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या जो आपका रियल नंबर होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसको, रियल नंबर होता क्या है। तो आइए रियल नंबर के बारे में पहले हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आपका रियल नंबर जो है अर्थात जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं किसको, तो जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहा जाता है। इस रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग आपका इंटीजर, नेचुरल नंबर और आपका होल नंबर यानी कहने का मतलब पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और साथ ही में आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या, सारी संख्याओं का अध्ययन इस वास्तविक संख्या में हम लोग को करना होता है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है आपका कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी शॉर्ट में अगर आपको याद करना है कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसको, तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर बात आपका आ गया कि वास्तविक संख्या को हम लोग जान गए कि क्या होता है कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, अर्थात जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका देखिए 1 2 3 0 -1 -2 और -3 दिया हुआ है। तो जी 1 2 3 0 -1 -2 और -3 जो आपका दिया हुआ है, यही आपका यहाँ पर आपका क्या है, पूर्णांक अर्थात यही इंटीजर है, जो एक तरफ से तो पॉजिटिव और दूसरा तरफ से नेगेटिव और बीच में जो आपका होता है जीरो लेकर चलता है। उसके बाद आपका जो परिमेय संख्या होता है वो बटा के रूप में होता है। परिमेय संख्या किसके रूप में होता है आपका, तो बटा के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखिए कि परिमेय संख्या को समझते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको, तो परिमेय संख्या जो आपका होता है वो बटा के रूप में होता है। जैसे बटा के रूप में कहने का मतलब क्या है कि आपका जो पी वाई क्यू के रूप में हो, अर्थात जो पी वाई क्यू के रूप में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है। तो परिमेय संख्या का डिटेल अगर जानना है तो पहले परिमेय संख्या पर हम लोग चलते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको। तो यहाँ पर बनाते हैं परिमेय संख्या, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या कहते हैं किसको। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जो P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो, P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो, यानी वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और इस परिमेय संख्या में कंडीशन आपका होता है यहाँ पर क्या कि Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि अगर हम Q का मान जीरो कर देते हैं तो फिर वो आपका परिमेय संख्या नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल में आपका क्या है कि 22/7, तो 22/7 जो आपका किसके फॉर्म में है, तो पी वाई क्यू के टर्म में दिया गया है। यानी पी जो हो गया आपका, पी जनरली अगर बोला जाए तो क्या, अंश बटा हर,
यानी अंश बटा हर के रूप में जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। और उसी अंश बटा हर को हम लोग यहाँ पर क्या डिनोट करते हैं, पी बाई क्यू से डिनोट करते हैं, जहां पर आपका जो हर का जो मान होता है इसका पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी अंक का अगर नीचे हम 0 लगा देते हैं इसका मान इन्फिनिटी अर्थात क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो जब इन्फिनिटी या अनंत हो जाता है तो उसका मान जो आपका होता है पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए बोला गया है कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या का जो आपका होता है एक कंडीशन इसमें क्या है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में आपका क्या है कि 22/7 जो आपका पी बटा क्यू के रूप में है, उसी प्रकार से आप ले सकते हैं कि -1/2, 2/4, या फिर आप ले सकते हैं 0/2। तो 0/2 आप ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो क्या आपका है परमेय संख्या होता है पी बटा क्यू के रूप में। ठीक उसी प्रकार से आपका होता है अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या में कभी कभी ये भी होता है कि जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कहीं पर अगर आपका क्वेश्चन दे दिया जाए, कहीं पर आपका क्वेश्चन दे दिया जाता है कि रूट में डाल दिया जाता है 16 और बटा में 49। अब पूछेगा इसको कि क्या ये परमेय संख्या है कि नहीं, तो पहले इसका हम लोग क्या चेक करेंगे, वर्गमूल चेक करेंगे। वर्गमूल चेक करने पर पता चल जाना चाहिए कि अगर इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है तब तो ये परमेय संख्या है, नहीं परमेय संख्या नहीं है। तो 16 किसका वर्गमूल, 4 का, 49 किसका वर्गमूल, 7 का। अब देखिए 4/7 किसके रूप में आ गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया। जब पी बटा क्यू के रूप में आ गया तो कौन सी संख्या बन गया, ये परमेय संख्या आपका बन गया। कौन सी संख्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें हम लोग को जानना है अपरिमेय संख्या, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं किसमें, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो, जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि आपका अभी हम बताएं कि परिमेय संख्या में पूर्ण वर्गमूल निकलता है, जबकि अपरिमेय संख्या में वर्गमूल नहीं निकलता। यानी अगर एक का वर्गमूल निकलेगा तो एक का वर्गमूल आपका नहीं निकल पाता। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल में अगर कहीं पर लिख दिया है √7, अब पूछेगा कौन सी संख्या है, तो √7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात √7 आपका क्या है, तो आपका अपरिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से अगर कहीं पर लिख दिया √7 बाई 2, अब पूछेगा ये कौन सी संख्या, तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा परमेय संख्या, क्योंकि √7/2 जो आपका है ऊपर में तो आपका है बटा के रूप में है, जो बटा के रूप में होता है यानी पी बाई क्यू के रूप में होता है तो आपका क्या हो जाता है, परमेय संख्या बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि तभी आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये कौन सा संख्या बन जाता है, परमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे सिर्फ कह देता है पाई, कि पाई कौन सी संख्या है, पाई का वैल्यू नहीं बल्कि सिर्फ पाई बोल दिया जाए कि पाई कौन सी संख्या है, इसको क्या बोला जाता है, इस सिंबल को हम लोग पाई बोलते हैं। पाई कौन सी संख्या होता है, तो पाई जो आपका है अपरिमेय संख्या। जबकि अगर पाई का मान 22/7 के बारे में अगर पूछा जाए तो 22/7 आपका क्या है, परमेय संख्या है। तो आपका यहाँ पर हम लोग को क्लियरिटी से समझ में आ गया कि परमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, और वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो शॉर्ट में जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, तो परमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाने कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या आपका क्या, वास्तविक संख्या जान गए, उसके बाद आगे आपका आता है कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो उसे अपरमेय संख्या कहा जाता है। जिसमें आपका आता है, देखिए जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन स्लाइड पर नजर आ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है ये क्या है, तो इसका भी एक कंसेप्ट है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक कंसेप्ट है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं किसको, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक कंसेप्ट है आपका कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जो बचपन से हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला इसका कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष।
यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस एस, इसी फॉर्मेट को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे जनरली हम लोग बचपन से एचसीएफ निकालते आ रहे हैं कि मासा कैसे निकाला जाता है, और एचसीएफ का पूरा नाम होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ दे कि एचसीएफ तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट किसका है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट में आपका क्या है पढ़ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। और इसके माध्यम से हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का फॉर्मेट लेकर हम लोग बनाएंगे। और इसमें हम लोग चरणबद्ध तरीका से एचसीएफ का मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है इस पर कैसे बनता है, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि 135 और 225, यानी 135 और 225 का मसा निकालना है। तो सबसे पहले 135 और 225 का मसा निकालना है तो कितना मध्यम लगा देना है, एक मध्यम लगा देना है। जब एक मध्यम लगाते हैं तब 5 में से 5 गया तो 0, और 12 में से 3 गया तो 9, ये पूरा का पूरा कट गया। तो जनरली हम लोग जो एचसीएफ बनाते थे तो क्या करते थे, जैसे ही मान इसका आया फिर इसका से डायरेक्ट इसका जो भाग होता था उसमें लगा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर इस नियम का पालन करना नहीं है, क्योंकि ऊपर पहले ही लिख दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जब करेंगे तो हम लोग का एक कंसेप्ट पता है कि हम लोग भाज भाजक और भागफल का पहले कंसेप्ट जानेंगे कि भाज कहते हैं किसको, भाजक किसको कहते हैं और भागफल किसको कहते हैं। तो जो आपका जो पहला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। जो इधर आता है इसको किस नाम से जाना जाता है, भागफल से, जिससे भाग लगाया जा रहा है, जिससे बीच का पॉइंट भाज कहलाता है, और जो नीचे आता है ये शेष कहलाता है। यानी यहाँ से 4 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पहला कि जो आगे वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भाजक के नाम से जानते हैं। जो बीच वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग भाज बोलते हैं। जो भाग के फिर लास्ट वाला जो इधर साइड का जो आपका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और शेष जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल या शेष बोलते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग अभी क्या पढ़े कि भाज बराबर, कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग पढ़े भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का कंसेप्ट पढ़े हैं। अब यहाँ पर देखिए भाज आपका क्या है, तो 225, भाजक क्या है 135, भागफल कितना आया 1 और शेष कितना आया 90। यानी तब तक इसमें डिवाइड लगाते जाना है जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। तो हमारा जो था पहला टर्म था चरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं, जो आपका शेष बचा है उसी से लगाइएगा किस में, जो आपका भाजक होता है 135 में। अगर 2 मरतब लगाते हैं तो 2 मरतब में आपका ज्यादा हो जाता है, तो कितना मरतब लगाना है, 1 मरतब लगाते हैं। तो 1 मरतब जब लगाते हैं तो यहाँ से कितना लग जाएगा आपका 90। जब 90 लगाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 5 और 13 में हो गया 4। अर्थात जो चरण नंबर 2 आ गया, चरण नंबर 2 आपका क्या हो गया कि 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, चरण नंबर 2। यहाँ भी आपका शेष पूरा का पूरा नहीं कटा। जब शेष पूरा का पूरा नहीं कटा तो अगला टर्म में चलते हैं चरण नंबर 3 पर। जब चरण नंबर 3 पर चलेंगे तो अवरी शेष कितना बच गया 45। अब 45 से लगा दीजिए किस में, 90 में। 45 से कितना लगा देना है 90 में, 2 मरतबे में लगा देते हैं, पूरा का पूरा कट गया, यानी शेष क्या हो गया यहाँ पर समाप्त हो गया। अब शेष जब समाप्त हो गया तो अर्थात चरण नंबर 3 आ गया। अब चरण नंबर 3 में क्या हो जाएगा आपका कि 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस शेष कितना आ गया 0। और जब शेष 0 आ गया तो इसका मान आ गया। अर्थात अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः 135 और
225 का जो HCF आ गया, यानी जिससे पूरा पूरा कट जाता है, किससे कट गया पूरा पूरा आपका 45 से, तो इसका HCF भी क्या हो गया 45। यानी इस माध्यम से यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम लोग HCF निकालने के लिए सीखते हैं कि 135 और 225 था, इसका HCF निकालना था। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो इसमें भाज क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेष क्या होता है। तो जिससे भागा लगाया जाता है उसको भाजक, जो बीच वाला टर्म होता है वो भाज, जो भाजक से जिसमें भाज लगाया जाता है अर्थात जो भागफल आता है लास्ट में लिखा आता है, और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट बचता है आपका वो शेष हो जाता है। और यूक्लिड एल्गोरिथम का कंसेप्ट ये है कि भाज बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेष का। तो भाज बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेष का था, उसी तरह से चरणबद्ध करके हम लोग इसका मान निकाल लिए। यानी पहला जो हमारा जो चैप्टर है आपका क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही कंसेप्ट है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट से हम लोग को HCF निकालना होता है। ऐसे तो जनरली एग्जाम में आपका आता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ देता है, अगर पूछ देगा तो आपका 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाने के लिए HCF, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आप बना के लाइए। और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जितना ज्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा ही मैं आपके लिए वीडियो बना बना कर पोस्ट करता रहूंगा। और कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया कर कमेंट कर कोशिश जरूर करें कमेंट करने का। अब आगे स्लाइड में चलते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देखिए अब अगला स्लाइड में आपका दिया हुआ है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात पूछता है। तो 5 का अधिकतम घात पूछता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा किससे बनेगा, अभाज्य गुणनखंड से बनेगा। तो आपका जो है 23750। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो पहले की इकाई अंक पर कितना है, 0 है। जब इकाई अंक पर 0 है तो सबसे पहले इसका पॉसिबिलिटी जो होता है कितना से लगाने का, 2 से लगाने का। तो देखते हैं 2 से लगाकर, क्या अगर 2 से लगाते हैं तो 2 1 2, फिर यहाँ लगाते हैं तो एक मत्ते में 2 17 बच जाता है, 2 8 16, फिर यहाँ बच जाएगा आपका 2 7 14, 2 5 10, यानी 11,875 आ जाता है। फिर 11,875 आता है। फिर यहाँ पर हम लोग कितना से लगा लेते हैं, अब इकाई अंक पर इसका कितना है 5 है। तो जब इकाई अंक पर 5 है और इसमें पूछ भी रहा है 5 का अधिकतम घात, तो इसका मतलब है कि इकाई अंक पर 5 है तो या तो ये 3 से लगेगा या तो ये 5 से लगेगा। तो 3 से लगाते हैं तो 3 से आपका शेष बच जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। जब 5 से लगाते हैं तो 5 दूनी 10, बच गया कितना यहाँ पर 18, फिर 18 बच गया तो 5 तिया 15, फिर बच गया आपका 37, 5 7 35, अब फिर आपका बच गया 25, तो 25 ये लग गया। फिर यहाँ 5 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं तो 5 चौके 20, उसके बाद बच गया आपका यहाँ पर कितना 37, तो 5 7 35, फिर बच गया 25, तो 5 में 25, यानी 475 आ गया। फिर 475 आ गया, फिर 5 से लगाते हैं। जब तक इकाई अंक पर 5 आता रहेगा 5 से लगाते रहना। तो 5 45, बच गया 25, फिर लग जाएगा आपका 25, अब कितना से लगा देंगे 5 से 9 95, यानी पूरा का पूरा इसका आभास गुणनखंड निकल गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात। तो 23,750 का जो 5 में अधिकतम घात है तो इसको पहले लिख लेते हैं कि 23,750 का जो गुणनखंड टूट गया है, जो साइड वाला जो टूट गया है इसी को लिखते हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9, अर्थात इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 5 कितना बार आया 4 बार, तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। दो 5 पर पावर 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। यानी पूछ रहा क्वेश्चन हमसे क्या, 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात, अधिकतम घात, घात का मतलब होता है जो माथा पर अर्थात जो पावर में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो 5 का जो अधिकतम घात होता है वो अधिकतम घात यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 के माथा पर कितना है आपका 4 है। तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
यहाँ पर आपका देखिए 19 था, बाय मिस्टेक से यहाँ 9 लिखा गया था। लीजिए यहाँ पर 19 कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछ रहा था 5 का अधिकतम घात, तो 5 का अधिकतम घात इस माध्यम से हम लोग गुणनखंड के माध्यम से निकाल लिए। यानी 23,705 में 5 का जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। और जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो उसको गुणनखंड के रूप में सरिया देना है, और सरिया कर जितना जिस अंक का कहेगा घात पूछेगा उसके माथा पर देखेंगे कितना है। तो जैसे इसका माथा पर आपका कितना है, 4 है, तो जो माथा पर होता है वही उसका घात, वही उसका पावर होता है, इसलिए 5 का अधिकतम घात यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन है आपका, तो आगे क्वेश्चन आपका है कि 75-60 को अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभी जो कंसेप्ट हम लोग बताए जिसमें पूछ रहा था कि 5 का अधिकतम घात, ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 75-60 कितना, 75-60। अब इसका गुणनखंड निकालना है। फिर देखिए इसका यूनिट डिजिट जो आपका है क्या है, 0 है। जब 0 है तो किससे लगेगा, 2 से लगेगा, तो 2 से लगा देते हैं। 2 तिया 6 बच जाएगा 1 15, 2 सते 14, 2 अठी 16 और 0। फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 अठी 16, 2 नमा 18, 0 का 0। फिर 2 से लगाते हैं, 2 नमा 18, फिर 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अब देखिए इसका इकाई अंक पर बच गया 5, 5 बच गया, तब देखिए 3 से लगता है, तो 3 से लग जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3, बच गया 15, 3 पचे 15। अब 315 जो है ये भी आपका 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं, तो फिर लग जाएगा आपका 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 105, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब कितना लग जाएगा आपका, 5 से। 5 सते 35, यानी पूरा का पूरा 75-60 का हम लोग गुणनखंड तोड़ दिए। अब 75-60 का गुणनखंड तोड़ लिया, अब बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल लिखने के लिए। तो गुणनफल लिखना है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर कर लेंगे कि 75-60 इजकल टू, 2 गिनिए कितना है, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितना है, 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 7, यानी 2 कई बार 3 बार, 3 कई बार 3 बार और 5 इंटू 7। इस ढंग से आपका जो होता है लिखने के लिए होता है। तो जब आपका अगर पूछ दे जिसमें 5 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात, 3 का अधिकतम घात जब पूछेगा तो घात देखेंगे। अगर डायरेक्ट बोल देता है कि 75-60 को अभाज्य गुणनखंड के माध्यम में बनाने के लिए या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जब भी बोलेगा तो उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद उसका गुणनफल जो होता है उसको लिखकर उसके माथा पर उसको पावर के रूप में सरिया देना है। तो इस माध्यम से हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड माध्यम से गुणनफल, किस तरह से गुणनफल निकाला जाता है। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन को दागा गया है बिहार बोर्ड में, और 2 नंबर में आने का हर बार संभावना बहुत ज्यादा रहता है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और जो क्वेश्चन आपका है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। जैसे 72-126 है, यानी दिया हुआ क्वेश्चन के लिए एलसीएम 72-126 बराबर 504 है, तो एचसीएफ 72-126 का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि इसका जो ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट वाला दोनों मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब इसका मान संभव है, अन्यथा इसका मान संभव नहीं है। अब जो ब्रैकेट में जो संख्या दिया हुआ रहता है, इस ब्रैकेट में संख्या जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं, जो भी संख्या रहता है ब्रैकेट में एक को मान लेते हैं पहली संख्या और एक को मान लेते हैं दूसरी संख्या, यानी एक मान लेते हैं क्या, पहली संख्या, और एक को मान लेते हैं दूसरी संख्या। तो पहली संख्या इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहली संख्या जो आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा, और दूसरी संख्या जो आपका कितना हो जाएगा 126। अब यहाँ पर जिसका मान, जैसे एलसीएम बराबर 504, अर्थात यहाँ एलसीएम का मान दिया हुआ है कितना, 504। अब आगे वाला कंसेप्ट में देखते क्या है, क्या तो एचसीएफ 72-126, यानी इसका भी पहली संख्या दूसरी संख्या सेम है, लेकिन एचसीएफ इक्वल टू नहीं दिया हुआ, यानी कि इसमें हमको निकालना किसका मान है, तो एचसीएफ का मान निकालना। किसका मान निकालना है, एचसीएफ का मान निकालना। तो जब एचसीएफ का मान निकालना होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपका बना हुआ है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या बोल सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, एचसीएफ गुना
एलसीएम। तो पहली संख्या आपका कितना है 72, दूसरी संख्या आपका कितना है 126, एलसीएम आपका कितना है, तो एलसीएम एसीएफ पता नहीं है, एलसीएम दिया हुआ है आपका 504। अब देखिए जब इक्वल टू उधर गुना में होता है इधर आएगा भागा में आ जाएगा, तो 72 इंटू 126 बटा में क्या 504 बराबर क्या हो जाएगा आपका एसीएफ हो जाएगा। तो 72 इंटू 126 बराबर 504 है। जब यहाँ पर आपका करेंगे तो कितना आ जाएगा 172 इंटू 126 बटा 504 बराबर 100 बराबर एसीएफ है आपका। तो 126 से देखते हैं कि भाग लगता है कि नहीं, तो 624 यानी 126 को 4 से गुना करते हैं, 624 4 1 5 यानी 4 मात्रा में क्या हो जाएगा ये आपका कट जाएगा। जब 4 मात्रा में पूरा पूरा कट जाता है और 4 से 72 को देखते हैं काट करके लगता है कि नहीं, 4 1 4 यानी 8 मात्रा में कट जाता है, 8 चौके 72, तो 8 चौके 72 अर्थात इसका एचसीएफ का मान कितना आ गया, इसका जो एचसीएफ है आपका इसका एचसीएफ कितना आ गया 4 हो गया। तो एचसीएफ आपका इसका क्या निकल गया 4 निकल गया। तो यानी यहाँ पर आपका क्या हो गया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया। पहली संख्या का मान 72, दूसरी संख्या का मान 126, उसके बाद एचसीएफ हमको निकालना है और एलसीएम दिया हुआ था 504, इधर मल्टीप्लाई में था इधर चला आया डिवाइड में, तो 504 126 से जब 504 में लगाते हैं तो 4 से पूरा पूरा कट जाता है और 4 से जब 72 को लगाते हैं तो 18 मत में पूरा का पूरा कट जाता है, अर्थात आपका यहाँ जो एचसीएफ का मान आ गया, एचसीएफ का मान आपका कितना आ गया 18 आ गया, यानी 18 चौके 72, 18 कट गया। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपका दो पॉसिबिलिटी बनता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका एलसीएम दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन होता है कि एचसीएफ दिया हुआ रहता है और एलसीएम का मान पूछता है। तो आपका चाहे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे कंसेप्ट आपका चेंज होने वाला नहीं है, कंसेप्ट आपका वही रहेगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम वाला कंसेप्ट पर ही बनता है। और यह क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है और कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है आपका। अब आगे की ओर देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। देखिए जो बात अभी हम बोल रहे हैं तो वही क्वेश्चन फिर आ गया। इस बार क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ का मान दिया हुआ और क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ का मान दिया हुआ तो फिर वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी कि पहली संख्या कितना दिया हुआ है 36 और दूसरी संख्या जो आपका कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपका एचसीएफ का मान कितना दे दिया 4 और एलसीएम का मान आपसे पूछ रहा है। तो फिर से वही चलेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम वाला कंसेप्ट पर चलेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जिसमें पहली संख्या आपका कितना 36, दूसरी संख्या आपका कितना 64 और एचसीएफ आपका कितना 4 और एलसीएम का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 आपका है तो 36 इंटू 64 और बटा में आपका हो गया कितना 4 बराबर में क्या एलसीएम। जब इसको काटते हैं तो काट दीजिए 4 नमक है 36, 4 नमक है 36 जब आपका कट गया तो 36 आपका कट गया। 64 से 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी मल्टीप्लाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई करते हैं आपका एलसीएम बराबर 9 चौ 36 के 6 हाथ में 3 9 छक 54 54 3 57 यानी 576, यानी एलसीएम इसका कितना निकल के आ गया 576 निकल के आ गया आपका। तो आपका एचसीएफ और एलसीएम वाला जो कंसेप्ट है दोनों आपका पहली संख्या को दूसरी संख्या पर ही बनता है और पहली संख्या को दूसरी संख्या पर बनने से ही आपका क्या हो जाता है इसका आंसर आ जाता है। अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम का मान रखेंगे, एचसीएफ को पूछेगा एचसीएम का मान रखेंगे। और इसमें जनरली जो आपका देखना होता है इसमें सिर्फ देखना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या चाहे वो एचसीएफ का हो चाहे एलसीएम का हो दोनों का मान सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस रहेगा तो इस कंसेप्ट पर इसका मान नहीं निकलेगा। और फर्स्ट चैप्टर का आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आपका गुणनखंड पूछ सकता है एग्जाम में, जो अभी हम लोग इसके पीछे स्लाइड पर पढ़े हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, या तो आपसे पूछ सकता है कि 5 का अधिकतम घात क्या है, या आपका कभी कभी आ जाता है कि यूनिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ का मान ज्ञात करने के लिए कह सकता है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एचसीएफ दिया हुआ रहेगा और एलसीएम का मान पूछना है, एलसीएम दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ का मान पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है ये आपका हिंदी वाला क्वेश्चन आ गया कि 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े की न्यूनतम लंबाई, क्या पूछ दिया है कपड़े की न्यूनतम लंबाई। जब भी न्यूनतम मान बोलेगा
न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम मान जब भी ज्ञात करना होता है तो न्यूनतम लंबाई और न्यूनतम मान किसको बोलते हैं? एलसीएम को बोला जाता है, क्योंकि एलसीएम का नाम ही होता है पूरा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जब भी न्यूनतम संख्या निकालने का हो तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम का मान निकालते हैं। तो एलसीएम आइए निकालते हैं, 64, 80 और 96, जो बचपन से हम लोग निकालते आ रहे हैं, 32, 40 और 48। ये लगा दीजिए 2 से, 2 से जब लगाते हैं तो 16, 20 और 24। ये लगा दीजिए 2 से, 2 8 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24। ये लगा देते हैं 2 से, 2 4 8, 2 5 10 और 2 6 12। ये लगा देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर ये नहीं लगेगा, तो जब पूरा का पूरा ही कट गया, जब पूरा का पूरा कट गया तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेते हैं? एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 5 इंटू 3 और सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाता है 2 इंटू को टोटल को मल्टीप्लाई करने से आपका 960 आ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका कपड़ा का जो न्यूनतम लंबाई हो गया, कपड़ा का जो न्यूनतम लंबाई है, न्यूनतम जो लंबाई आ गया वो कितना आ गया? 960 सेंटीमीटर आ गया आपका। यानी जब भी क्वेश्चन में अगर न्यूनतम लंबाई निकालने के लिए कह दे, दिमाग में एक बात याद रखना है कि न्यूनतम लंबाई के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और अगर महत्तम मान पूछ देगा तो महत्तम मान के लिए हम लोग एचसीएफ का मान याद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये था, क्लियरिटी से आपका समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो क्वेश्चन आपका है मोस्ट भी आई है, जो कि कई बार एग्जाम में नहीं बल्कि हर बार एग्जाम में पूछता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें। तो इसको साबित करने का कई तरीका है, कई पॉसिबिलिटी है। तो आइए सबसे आसान पॉसिबिलिटी पर हम लोग चलते हैं कि √3 को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि क्या मान लेंगे? √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैथ का कोई भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली इसमें कुछ लगे तालमेल मिले या ना मिले, लेकिन मान लेते हैं। जैसे कैसे कोई क्वेश्चन में होता है या कहीं रास्ता में चलते हैं तो आप लोग मान लेते हैं कि फलाना बाली हमर हो, वो है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि हमारा है। इस तरह का कंसेप्ट कई तरह से चलता है आपका। तो मान लीजिए यहाँ पर कि फलाना जो बाबू है वो हमारे ही हैं, तो जब फलाना बाबू हमारे हैं तो मान लिया कि माना कि √3 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और जैसे ही √3 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो जो p बटा q के रूप में है, तो जो p बटा q के रूप में होता है वही आपका क्या होता है? परिमेय संख्या, अर्थात √3 बराबर क्या हो जाएगा? p बटा q। अब इसको अगर हमको बनाना तो बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं? एकदम सब तरीका चलते हैं कि दोनों तरफ कर लेते हैं वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर अब बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका p बटा q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट का कंसेप्ट क्या होता है? कट जाता है। यानी कहीं पर अगर स्क्वायर आपका दिया हुआ है और रूट में कोई मान है तो ये जो आपका स्क्वायर से क्या होता है? रूट कट जाता है। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो निकल जाएगा क्या आपका? 3। इधर से अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा q स्क्वायर। तो p स्क्वायर आ गया और q स्क्वायर आ गया। यहाँ से जब आगे की ओर हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 3 बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर को लिख लेते हैं q इंटू क्यू के टर्म में। जब q इंटू क्यू के टर्म में लिख लेते हैं तो इसको सरिया के लिखते हैं। तो जब सरिया के लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? कि p स्क्वायर रह जाएगा, p स्क्वायर। आप p के साथ एक q को रहने देते हैं, इधर आपका क्या आ जाता है? कि 3 इंटू क्यू कर लेते हैं। एक पी स्क्वायर बाई क्यू को नीचे ही रहने दिए और इस क्यू को आपको क्या इधर भागा में उधर चला गया गुना में, तो पी स्क्वायर बटा क्यू बराबर 3q। इधर जो आपका ये आ गया किस में आ गया? भिन्न में आ गया। यानी बटा जो होता है वो भिन्न के रूप में होता है, और ये जो आपका आ गया है पूर्णांक में आ गया। तो भिन्न और पूर्णांक जो होता है कभी भी एक दूसरा के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात ये असंभव है। क्या है? असंभव है। भिन्न और पूर्णांक कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कहता है हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या।
तो इस तरह से हम लोग इसमें सिद्ध करते हैं कि रूट थ्री एक प्रमेय संख्या, और इस तरह से सिद्ध करने के बाद आपका 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स हो जाता है। बनाने के इसका कई तरीका है, एक तरीका और भी है जो बहुत ज्यादा लंबा हुआ, लेकिन जनरली इसी तरीका पर चलिए क्योंकि इसका कोई फार्मूला और कोई कंडीशन नहीं है। तो इसमें क्या कर लिए हम लोग, मान लिए सबसे पहले मान लिया गया है कि अप्रमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो मान लिया कि माना कि रूट थ्री एक प्रमेय संख्या। जब जैसे ही प्रमेय संख्या हो गया इसलिए रूट थ्री बराबर आपका क्या आ गया, पी बाई क्यू। जब पी बाई क्यू आ गया तो क्या कर लिए, दोनों तरफ वर्ग कर लिए। जब दोनों तरफ वर्ग कर लिए तो यहाँ से आपका क्या हुआ, रूट थ्री का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो थ्री बच गया। इधर पी बटा क्यू दोनों पर स्क्वायर, इसलिए ऊपर हो गया पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। इसी पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेंगे, थ्री बराबर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू के टर्म में लिख लिए। जब क्यू इंटू क्यू के टर्म में लिख लिए तो पी स्क्वायर बाई क्यू के रहने दिए हैं, और क्यू जो आपका इधर था भागा में, इधर चला आया गुना में। तो पी स्क्वायर बाई क्यू आपका किस रूप में, ये आपका भिन्न के रूप में, थ्री इंटू क्यू जो आपका पूर्णांक के रूप में। अब कभी भी भिन्न और पूर्णांक एक दूसरे के बराबर नहीं होता, अर्थात यह असंभव है, इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या मानना हमारा गलत है, हमारा मानना गलत है कि रूट थ्री क्या है, प्रमेय संख्या, इसलिए रूट थ्री आपका। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस और जोर से किया जाए, एक बार और ध्यान दे दीजिए कि मान लेते हैं कि माना कि रूट थ्री क्या है, प्रमेय संख्या। जब भी सिद्ध करने के लिए रहेगा तो सबसे पहले मान लेंगे कि प्रमेय संख्या। जब प्रमेय संख्या तो रूट थ्री बराबर आपका क्या हो गया, पी बाई क्यू। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो गया कि रूट थ्री का स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो रूट थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका कैंसिल, अर्थात क्या आ गया, थ्री बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर रहने दिए, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू के टर्म में लिख लिए। जब क्यू इंटू क्यू के टर्म में लिख लिए तो पी स्क्वायर बाई क्यू को रहने दिया, और एक क्यू जो आपका नीचे था भागा में इधर चला आया गुना में। जब गुना में आ गया तो थ्री इंटू क्यू हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका जो एलएचएस है, जो एलएचएस जो आपका है भिन्न के रूप में है, और आरएचएस जो आपका है पूर्णांक के रूप में है, और कभी भी आपका भिन्न और पूर्णांक एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात यह असंभव मान है। इसलिए हमारा मानना गलत, हमारा क्या मानना गलत है, हमारा मानना यह गलत है कि रूट थ्री एक प्रमेय संख्या, इसलिए रूट थ्री क्या आपका है, एक अप्रमेय संख्या। फिर उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि वन बटा रूट फाइव, वन बटा रूट फाइव एक कौन सी संख्या है, अप्रमेय संख्या। तो यहाँ पर फिर मान लेते हैं कि माना कि वन बाई रूट फाइव एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो माना कि एक बटा रूट फाइव एक क्या आपका है, परिमेय संख्या। तो वन बाई रूट फाइव बराबर पी बाई क्यू। फिर मान लेते हैं, इसलिए वन बाई रूट फाइव बराबर पी बाई क्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका कि रूट फाइव पी बराबर क्यू। तो रूट फाइव पी बराबर आपका क्यू हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि रूट फाइव पी बराबर क्यू। तो रूट फाइव पी बराबर क्यू हो गया। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरफ जो आपका होता है, एक तरफ आपका रूट के साथ है, अर्थात जहां पर आपका रूट होता है। और अभी बताए थे कि अप्रमेय संख्या का पॉसिबिलिटी क्या, कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले वो आपका क्या होता है, अप्रमेय संख्या होता है। तो रूट फाइव पी बराबर क्यू है, जहां पर रूट आपका फाइव क्या है, अप्रमेय संख्या। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए दोनों तरफ विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः वन बाई रूट फाइव एक कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। वन बाई रूट फाइव एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यानी यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट क्या आपका, यहाँ पर एक हमारा क्या कंसेप्ट बनता है कि आपका जो परिमेय और अपरिमेय, यदि अपरिमेय संख्या और एक आपका रहेगा परिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव आपका क्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनता है। यानी एक अपरिमेय है और एक परिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल सदैव क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका देखिए रूट फाइव और पी दोनों का कंडीशन क्या है कि रूट फाइव जो आपका है यह परिमेय है, पी आपका जो है परिमेय है। जब दोनों का गुणनफल करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, अपरिमेय संख्या आता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया, कहता है बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या, इसलिए दोनों तरफ विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि वन बटा रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या। इसी में और कई तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपका है कि सिद्ध करें कि √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है आपका? √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम लोग उसी तरह से चलते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो √7 माइनस √5 बराबर पी वाई क्यू हो जाता है परिमेय संख्या मानने के बाद, क्योंकि परिमेय संख्या पर किसके टर्म में होता है? पी बटा क्यू के टर्म में होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कि √7 को रहने देते हैं, पी वाई क्यू इधर माइनस में था, इधर चला आता है प्लस में। नीचे कुछ नहीं थे कितना, एक एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, क्योंकि क्यू इंटू वन तो क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा पी प्लस √5 क्यू, यानी p प्लस √5 क्यू। अब क्या कर लेते हैं? यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों आपका रूट में है, तो जब दोनों रूट है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब वर्ग करते हैं तो √7 का स्क्वायर बराबर p प्लस √5 क्यू बटा क्यू का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 7 ऊपर में आपका कंडीशन लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो चलते हैं यहाँ से, a की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, b की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? √5 क्यू का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a और b, यानी a की जगह पर p और b की जगह पर 5q और नीचे आपका क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर। तो जब यहाँ से चलता था आपका पी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 यही बच जाता है आपका क्यू स्क्वायर और प्लस में यहाँ हो जाता है 2, यानी 5√2। क्या बच जाता है यहाँ पर आपका? यहाँ पर आ जाता है आपका कि 2√5pq और बटा में क्या? क्यू स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आपका बटा ग्रुप में है, लेकिन बीच में आपका क्या आ जाता है? रूट आ जा रहा है। और रूट आने से क्या हो रहा है कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जब पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है तब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि अतः दायां पक्ष, अतः बायां पक्ष, अतः बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष बायां पक्ष परिमेय तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या, दायां पक्ष अपरिमेय संख्या। इसलिए दोनों तरफ विरोधाभास उत्पन्न होता है, दोनों तरफ विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः √7 माइनस √5 भी एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। यानी ये हो सकता है आपका अपरिमेय संख्या का जो सिचुएशन होता है, गुना में भी रह सकता है, भाग में भी रह सकता है, या सिंपल सिर्फ आपका रूट में भी रह सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध करने वाला जो था 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं, और इसी 3-4 क्वेश्चन की तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। जनरली आपका √5, √7, √3 वही आ सकता है, या कभी कभी आपका √7 माइनस √5 दोनों डाल सकता है, या कभी बटा के रूप में आपका दे सकता है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर का जो बेस फॉर्मेट में आपका आता है कि √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। इस चैप्टर का एक लास्ट और अंतिम टॉपिक बचा हुआ है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। कौन सी विभाजन? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम लोग पता करना है हमको क्या है, जो आगे देखते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इससे पहले हम लोग शांत और अशांत पढ़ने में 9th क्लास में पढ़े होंगे। 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि जिसका डिवाइड पुनरूपेण कट जाता है, अगर दशमलव में भी हो और उस पर रेकरिंग नहीं चढ़ता, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता था। लेकिन जिसका दशमलव देने पर भी, अगर डिवाइड करने पर भी और लगातार अंक बढ़ते चला जाता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? अशांत दशमलव प्रसार बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का, यानी बिना भागा दिए ही बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसका भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है इसका? इसका कंडीशन जो आपका है कि P बटा जो Q होता है, तो P बटा Q में ऊपर P वाला जो पार्ट होता है इससे मतलब नहीं है, लेकिन Q का जो मान होता है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। यानी 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में अगर आपका हर, यानी कि ऊपर वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाता है? आपका अंश हो जाता है, और नीचे वाला जो वैल्यू है आपका क्या हो जाता है? हर हो जाता है। तो हर का जो पॉसिबिलिटी है क्या होना चाहिए? 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तब इसका दशमलव प्रसार जो है वो आपका शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और अगर 2 पर पावर m
के रूप में भी है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत होगा। यदि खाली 5 और पावर n का रूप भी है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कंडीशन 3 यहाँ पर है। हर जो आपका q का जो मान है या तो 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हो, या सिर्फ 2 पर पावर m के रूप में हो, या फिर 5 पर पावर n के रूप में हो। यदि 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। खाली 2 पर पावर m के रूप में भी है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, और जब 5 पर पावर n के रूप में है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन 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 इसमें एक फैक्ट आता है। फैक्ट क्या इसमें है? यदि गलती से 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n तो है, लेकिन बीच में कोई और तीसरा वर्ड 7 पर पावर के कूद जाता है, तो आपका 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में रहने पर भी अगर कोई तीसरा अंक तीसरा व्यक्ति कोई आ जाता है तो भी आने से आपका क्या हो जाता है? इसका दशमलव प्रसार चेंज हो जाता है। दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट में हमको क्या सीखना है? जब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से अगर शांत और अशांत पूछता है तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में शांत और अशांत का कंडीशन है आपका कि 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में रहे, या सिर्फ 2 पर पावर m के रूप में रहे, या फिर 5 पावर n के रूप में रहे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और तीसरा पार्ट बीच में कूद जाता है तो तीसरा को कूदने से क्या होता है कि ऐसे भी दो रिश्ता खराब होता है। सब हम लोग देखते हैं कि जब भी दो आदमी के बीच में कंडीशन है, बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो उसका रिश्ता बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका है कि शांत और अशांत का कंडीशन में 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में रहता है, और बीच में कोई तीसरा अंक आ जाता है, या कोई और आपका आता है 2 पर पावर m या 5 पावर n के रूप में ना होकर कोई और अदर वर्ड अगर रहता है, तो अदर वर्ड रहने से क्या हो जाता है? उसका दशमलव प्रसार क्या बन जाता है? आपका अशांत बन जाता है। अर्थात यहाँ से हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपका जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से जब भी पूछे कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है, तो शांत अशांत के लिए हम लोग को क्या कंडीशन होना चाहिए कि 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में अगर है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 पर पावर m के रूप में भी सिर्फ है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 5 पावर n के रूप में भी है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर इन दोनों के रहते हुए भी कोई तीसरा वर्ड और आ जाता है, या तीसरा कोई व्यक्ति कूद जाता है, यानी 7 5 8 कुछ भी बीच में आ जाता है, तो दशमलव प्रसार शांत की जगह क्या हो जाएगा? आपका अशांत हो जाएगा। तो इसको अगर हमको बनाना है, क्या दिया हुआ है इसमें कि 13/125 है। 13 बटा क्या है? 125 है। 13/125। तो ऊपर वाला क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 125 का गुणनखंड तोड़ लेना। 125 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 के टर्म में आ जाएगा। अर्थात यहाँ आ गया 13, अब 5 पर पावर कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर हमको पता करना है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है क्या शांत। इसके लिए क्या लिखेंगे कि अतः 5 पर पावर n, अतः 5 पर पावर n के रूप में है, अतः 5 पावर n के रूप में है। इसलिए इसका दशमलव जो प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा? शांत होगा। यानी जिस पर भी आपका 5 पावर n के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। अगर इसी कंडीशन में अगर 5 पावर n के रूप में नहीं रहता, या 5 पावर m का रूप में नहीं होता, या 2 पर पावर n के रूप में नहीं होता, और कोई तीसरा अंक आ जाता, तो आपका दशमलव प्रसार शांत की जगह क्या बन जाता? अशांत बन जाता। अर्थात यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दशमलव प्रसार शांत के लिए Q को कुछ नहीं करना है, लेकिन Q को क्या कर लेना है? Q के जगह पर आपका 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में रहना चाहिए, और जब भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो Q का ही गुणनखंड तोड़ेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में। और अगर लंबी विभाजन प्रक्रिया को बोल दिया निकालने के लिए तो फिर जनरली जैसे भागा देते हैं हम लोग, भागा देकर उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे शांत होता है और अशांत होता है। जैसे इसी को अगर हम लंबी विभाजन प्रक्रिया से भागा देते हैं और भागा देने के बाद चेक करते हैं कि लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होता है, तो लंबी विभाजन प्रक्रिया में क्या है कि जैसे 13/125 है। ये तो था। अभी इसके पहले हम लोग कंसेप्ट जो जाने क्या जाने, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से। अगर कह दिया लंबी विभाजन प्रक्रिया के सहायता से आप शांत और अशांत बताइए, तो भागा देंगे। और भागा जब भी दिया जाता है तो नीचे से ऊपर, यानी कि हर से अंश में दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका पॉसिबिलिटी 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। 1 अंक बनाने के लिए यहाँ क्या लगना पड़ेगा? 0। जैसे ही 0 लगाते हैं क्या बच जाता है? दशमलव। इस दशमलव को जनाने के लिए क्या करते हैं? आगे में 0 लगा देते हैं। एक मतलब लगा दीजिए 125। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया आपका कटकुट कटकुट, शेष बच गया आपका कितना? यहाँ पर 5। अब जब एक बार दशमलव बैठा लेते हैं तो 0 फिर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से कर लेते हैं, जब एक साथ डबल डबल 0 यूज करेंगे तो एक 0 बैठाना पड़ेगा। 125, 125 को कितना मतलब लगाने की 500 आ जाए, और मात्रा में यानी 4 मात्रा में इसको अगर लगा देते हैं तो कितना आ जाता है? पूरा का पूरा आपका कट जाता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका भाग आया, यहाँ पर जो आपका दशमलव आया क्या? 0.104।
देखिए पूरा के पूरा इसका जब कट गया, जब पूरा पूरा भाग डिवाइड लग जाता है लंब विभाजन प्रक्रिया में, तो जब पूरा पूरा भाग लग जाता है तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और यही अगर आपका पूरा के पूरा भाग नहीं लगता, शेष बचते चला जाता है या कोई भी अंक का रिपीटेशन हो जाता है, तब वो दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाता, अशांत हो जाता। जैसे इसी क्वेश्चन में आपका क्या है, 35/50 है, यह है 35/50 है, तो 35/50 है, तो 35/50, अब 50 का गुणनखंड तोड़ते हैं, तो 50 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2×5 = 10, आधा पचे 50, यानी 2×5 = 10, आधा पचे 50 आ गया आपका। तो 35 यहाँ से आपका क्या बन गया, 2×5 का स्क्वायर, तो 2×5 का स्क्वायर आता है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 पर कुछ पावर नहीं है तो कितना, 1 है, यानी 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस माध्यम से हम लोग इस चैप्टर का जो वास्तविक संख्या भी हम लोग पूरा पढ़े, वास्तविक संख्या का निचोड़ इस चैप्टर में आपका कई हद तक बता चुके हैं हम। अगर कुछ इसमें और थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो और हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने से आपको सफलता मिलती है। क्योंकि कहा गया है कि अगर कोशिश करने से सफलता बहुत ज़्यादा, कई बार आपका फॉर्मेट जो होता है नहीं करने पर हम लोग को अफसोस आता है कि हम कोशिश भी नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम सफलतापूर्वक ट्राई करते हैं या कोशिश करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, बार बार लगातार उसी चीज़ पर अभ्यास करते रहते हैं, तब हमारा चीज़ क्या हो जाता है, कुछ सही हो जाता है और सही तरीका से बन लग जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से आपका जो था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्लियरिटी से जान चुके हैं। अब जानने पर अगर आपको अच्छा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगने के साथ साथ में इसको लाइक शेयर कमेंट करने के लिए ना भूलें, और ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाते रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर से शेयर या सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।